Everyone, my name is Shilpa Singhu and currently I'm pursuing my Masters in Vegetable Science from ICRI Jharkhand. I did my BSc from BCKV Mohanpur and my background was horticulture. So if you are deciding to enter this agriculture or horticulture field, or if you are already studying in this field, this video will be very important for you. I will be guiding you, मतलब कि मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूंगी कि कैसे BSc के बाद MSc या फिर MSc से आपके बाद PhD। सो ये जो 3 होता है ना, आप लोगों को क्या क्या होता है, क्या क्या करना है, कौन से ईयर में किस चीज का ध्यान रखे, आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट। सो एट फर्स्ट विल स्टार्ट विद क्लास 12। सो क्लास 12 के बाद आपका BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, देन MSc, देन PhD। ओके, सो अगर आपने 12 पास किया है साइंस को लेकर, एंड देन आपका ये हो सकता है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है कि एक एग्जाम होता है पोस्ट ऑफिस का, वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही वो आपका एडमिशन हो जाता है। तो फिर कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑल्सो, अगर आपकी जॉब की बहुत ज़रूरत है। सो ये पोस्ट ऑफिस में एक जॉब लगता है जो 10 से 25K, मतलब 25,000 पर मंथ ऐसा टाइप का सैलरी होता है, तो ये भी हो सकता है। सो ये आउट ऑफ द बॉक्स था। सो आफ्टर दैट, आफ्टर क्लास 12 अगर आपको BSc के लिए एडमिशन लेना है तो आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक है आपका 12th मार्क्स। 12th बोर्ड में आपका जो मार्क्स था वो आप जब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का जब एडमिशन्स होता है, जैसे कि आपका विधानचल BCKV हो गया, हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, फिर आपका पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, GV पंत यूनिवर्सिटी, ये सब है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट के अंदर है, सेंट्रल का नहीं। सो स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए उन लोगों का जब पोर्टल खुलेगा तब उधर आप लोगों का 10th 12th का मार्क्स डाल के उधर एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो फिर ऐसे आप लोग घुस सकते हैं एक कॉलेज में आपका 12th के मार्क्स थ्रू, और एक होता है कि ICR एग्जाम्स के थ्रू। और अगर आपने ICR के एग्जाम्स के थ्रू अगर आप लोग एडमिशन लेंगे तो आप लोगों को पैसा भी मिलता है। आई थिंक UG में मिलता है 3,000 रुपीज पर मंथ। सो ऐसा आपका स्कॉलरशिप लेके आप लोग ऐसा BSc के लिए आप लोग घुस सकते हैं। ठीक है, मैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का एक साथ बोल रही हूँ। अब BSc आपका होता है 4 साल, 4 साल का कोर्स है आपका BSc। ठीक है, अब 4 साल है तो फिर आप लोगों का क्या हुआ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, तो 4 साल का होता है। ठीक है, एंड एक साल में आपका 2 सेमेस्टर्स होता है। तो फिर आपका फर्स्ट ईयर में आपका होगा फर्स्ट एंड सेकेंड सेम। ओके, सो ऐसा करते करते आप लोगों का फोर्थ ईयर में आपका होता है 7th एंड 8th सेम। सो आप लोगों का टोटल BSc लाइफ में आप लोगों का 8th सेमेस्टर होता है। ओके, एंड 8th सेमेस्टर में आप लोगों को एक सेमेस्टर में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है, जैसे कि मतलब कि एक सेमेस्टर में 10-11 ऐसा करके सब्जेक्ट्स रहता है। सो आप लोगों को वो पढ़ना पड़ेगा। एंड देन एक सब्जेक्ट्स का फिर आप लोगों का क्या एग्जाम होता है, मिड टर्म होता है, फिर वाइवा, प्रैक्टिकल, फिर एंड टर्म, ऐसा। ओके, सो ईच साल आपका ऐसा होता है। सिर्फ आपका फोर्थ ईयर है एक्सेप्शंस। फोर्थ ईयर मतलब क्या कि आप लोग बड़े हो चुके हो अब, कि फोर्थ ईयर में कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। इसमें आप लोग का रॉ ELP होता है, और इसमें मतलब कि एक्सपीरियंस के लिए बेसिकली ये होता है। एंड आप लोगों का मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह ऐसा होता है। ओके, सो BSc लाइफ आप लोगों का सबसे मजेदार लाइफ होता है। मतलब कि 12 तक तो था, लेकिन BSc लाइफ जो होता है ना, वो एक अलग आपको फ्रीडम मिलता है। ओके, सो जो भी आप लोगों को एंजॉय करना है ना, आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कर लीजिए, क्योंकि MSc में जब आप लोग आ जाएंगे ना, तब मतलब आप लोगों को वो टेंशन हो ही जाएगा कि घर का या फिर जॉब का, जो BSc में नहीं रहता है। सो BSc में आप लोग को एंजॉय करना है, अच्छे से कीजिए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत एंजॉय कीजिए, लेकिन जब आप लोग थर्ड ईयर में आ जाएंगे तब आप लोग थोड़ा बड़े हो चुके होंगे। तो फिर तब आप लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को लाइफ में करना क्या है। आप लोगों को MSc करना है, फर्दर स्टडी करना है, या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है, या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन करते करते अपना MSc डिग्री करना है। एटलीस्ट वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। ओके, सो अगर आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को थर्ड ईयर मतलब BSc के बाद मास्टर्स करना है, अगर मास्टर्स करना है तो फिर ये देखिए इधर डिवाइड हो गया कि जॉब करना है मुझे या फिर मुझे ये करना है, MSc करना है। सो जॉब के लिए तो फिर आप जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग बैंकिंग में जाना चाहते हैं या UPSC या जो भी है, सो स्टार्ट फॉर दैट एग्जाम प्रिपेयरिंग। या फिर आप लोग अगर MSc करना चाहते हैं तो MSc के लिए एक ICR का एग्जाम होता है, जिसको कि ICR PG बोलते हैं, और उसका ही और एक नाम JRF, जो कि पहले इसका नाम था JRF, अभी इसको JRF नाम को हटा के PG बोलते हैं ये। ठीक है, तो फिर दोनों ही बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए मैंने इधर लिखा है। सो अगर आपको MSc करना है, सो MSc के लिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर इज द वेरी मतलब अच्छा टाइम है। ठीक है, सो इसके बाद आपका आ जाता है फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर में मैंने बोला कि आप लोगों को एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन रॉ या ELP होगा, तो फिर उसमें आप लोगों को बहुत मतलब
बिजी तो रहेंगे आप लोग, उसमें भी आप लोगों को कॉलेज काम करवाएगा ऐसा तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। ओके, सो इसमें भी बहुत लोग ऐसा हो जाते हैं कि जो पीजी के लिए मतलब कि जो एमएससी के लिए भर्ती होने के लिए वो लोग अपना प्रिपरेशन करते रहते हैं और जॉब के लिए भी करते हैं। और ऐसा आप लोग बहुत लोग थे मेरे हॉर्टिकल्चर में कि जो लोग हॉर्टिकल्चर से बीएससी कर रहे थे लेकिन वो लोग कैट देके, ये दूसरा डिपार्टमेंट का हो गया ना, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसा होते थे कि वो लोग कैट का प्रिपरेशन किए एंड वो लोग मैनेजमेंट जो कि कॉलेजेस है वैसे कॉलेजेस में वो भर्ती भी हो गए। सो ऐसा भी हो सकता है। सो 4th ईयर में आप लोग जब निकल चुके हैं, अगर अभी आप लोग पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, सो 4th ईयर के बाद क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि आप लोग एमएससी में भर्ती होंगे, एक हो सकता है कि आप लोगों को प्लेसमेंट मिल चुका होगा, या एक हो सकता है कि आप लोग जॉब में चले गए, और एक हो सकता है कि आप लोग घर में बैठ के जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, सो पहली बात हम लोग आ जाते हैं प्लेसमेंट में। सो प्लेसमेंट में क्या होता है, ज्यादातर आप लोग का इसमें सैलरी आप लोग का 25K से 35K अराउंड चला जाता है। इससे भी हाई मैंने अपना कॉलेज में उतना नहीं देखा है। सो फिर भी प्लेसमेंट होता है किसका, एनजीओ आते हैं, फिर आपका बैंकिंग से भी आते हैं एंड फर्टिलाइजर कंपनी से भी आते हैं। ठीक है, और फिर बहुत लोग होते हैं कि मुझे एमएससी नहीं करना है, मुझे तो घर में बैठ के अपने जॉब का प्रिपरेशन करना है, और ऐसा लोगों का 1 साल में हो भी जाता है क्योंकि घर में रहते हैं ना। तो फिर वो लोग किस जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपका एएफओ, IBPS एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ठीक है, ये इसका प्रिपरेशन कर सकता है। फिर एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये जो एडीओ है, एचडीओ है, ये आपका स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, तो फिर स्टेट का जब कोटा निकलेगा तब वैकेंसी निकलेगा तभी इसका होता है। फिर और क्या क्या दे सकते हैं, नाबार्ड एग्जाम दे सकते हैं। फिर नाबार्ड, फिर ये FCI का एग्जाम दे सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आपका बैंकिंग का एग्जाम जो नॉर्मली होता है, बैंकिंग का एग्जाम के लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर CGL, CHSL, फिर UPSC का एक होता है आपका इंडिया फॉरेस्ट सर्विस, ऐसा करके कुछ होता है। तो फिर ये UPSC देके आपका ये होता है, तो फिर आप लोग इसका सब प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। अब मैंने इतना लिखा है, इसका मतलब यही नहीं कि इससे और ज्यादा नहीं होता है, मुझे इतना पता है, लेकिन और ज्यादा आप लोग जाएंगे तो फिर और ज्यादा आप लोग जानने की कोशिश करिए कि क्या 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 हो सकता है। ओके, सो ये हो गया। तो ये वाला जॉब हो सकता है कि आप लोग एमएससी में भर्ती होने के बाद आप लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं, या फिर आप लोग घर में बैठ के ले रहे हैं। ठीक है, 4th ईयर में जब आप लोग एमएससी में भर्ती होना चाहते हैं, ठीक है, एमएससी में भर्ती होने के लिए 2 वेज है। क्या, एक है आपका एंट्रेंस एग्जाम, आप जिस कॉलेज में बीएससी किए उस कॉलेज में ही फिर से एमएससी करने के लिए भी आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम में बहुत लोग, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सो आप लोग वो अपने कॉलेज में वो एंट्रेंस एग्जाम देके आप लोग घुस सकते हैं एमएससी में। और एक एग्जाम होता है ICR का, जो ऑल इंडिया एग्जाम है, एनटीए कंडक्ट करता है। ये आपका ICR PG, जिसको JRF उसका ओल्ड नेम है, उससे आप लोग भर्ती हो सकते हैं, जो कि आप लोग को स्कॉलरशिप के साथ आप लोगों को एडमिशन मिलता है एमएससी में। ठीक है, और एक सोच सकता है कि मैं एमएससी करूंगा लेकिन मैं फॉरेन में एमएससी करूंगा, तो फिर फॉरेन में एमएससी करने के लिए उसका अलग सा प्रोसीड्योर होता है। तो फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो उस रिलेटेड ही आप लोग एक अच्छा सा एक वीडियो देखें। तो फिर मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ, उसमें जो है ना आप लोगों को एक वो फॉरेन का ही बाहर जाने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, जैसे कि ये 2 में से कोई एक देने से भी हो जाता है। ये टॉफेल, फिर आईलेट्स, ऐसा टाइप का है। तो फिर इनका फॉर्म का फीस ही बहुत ज्यादा है, 30,000 फिर 25,000 ऐसा करके रहता है। सो मैं वो अच्छा सा एक वीडियो देखे, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो फिर आप लोग ये कर सकते हैं। ओके, सो एमएससी में ये करके आप लोग एंट्री ले सकते हैं। अब एमएससी कितने साल का है, एमएससी है आपका 2 साल। बीएससी में जो हम लोग एक सेमेस्टर में जो 10-11 करके सब्जेक्ट्स पढ़े थे ना, उसमें से ही हम कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग मास्टर्स करते हैं, उसके डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर में हम लोग 5 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, तो फिर 5 में से कोई एक सब्जेक्ट में हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हॉर्टिकल्चर वाले सिर्फ हॉर्टिकल्चर में ही दे सकते हैं। जैसे कि हॉर्टिकल्चर में क्या है हम लोगों का, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर फ्लोरिकल्चर, फिर आपका प्लांटेशन, पोस्ट हार्वेस्ट, ये 5 है। लेकिन वो लोग अगर चाहे कि हॉर्टिकल्चर का कोई जो सब्जेक्ट है, जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग या फिर सॉइल साइंस हो गया, फिर इन सब्जेक्ट में अगर वो लोग एमएससी करना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उन सब्जेक्ट्स में वो एंट्रेंस एग्जाम दे अपने कॉलेज का, या फिर उन सब्जेक्ट्स में वो अपना ICR एग्जाम्स दे, तो फिर उनका एमएससी वैसे ही होगा। हमारा भी बहुत सारा ऐसा है कि वो हॉर्टिकल्चर से बीएससी किया है, लेकिन वो अभी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में मास्टर्स कर रही है। सो और एक मेरा दोस्त भी है, तो वो भी ऐसा कर रहा है। सो वो कोई दिक्कत नहीं है। और बीएससी एग्रीकल्चर होके भी आप लोग हॉर्टिकल्चर का कोई सब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग के मतलब फ्रेंड है जो कि बीएससी एग्रीकल्चर से है, लेकिन वो अपना मास्टर्स फ्रूट साइंस में या फिर वेजिटेबल साइंस में भी कर रही है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सो हम लोग क्या किए, तो अभी हम लोग बीएससी 4 साल हो चुका है। 4 साल होने के बाद हम लोग अपने एमएससी लाइफ में घुस चुके हैं। सो एमएससी लाइफ में घुसने के बाद, एमएससी लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर बीएससी लाइफ, क्योंकि एमएससी लाइफ में आप लोग को पढ़ना भी पड़ता है, उसके साथ आप लोग को रिसर्च भी करना पड़ेगा। ओके, सो एमएससी लाइफ में क्या होता है, ये आपका है 2 साल का, फर्स्ट ईयर एंड आपका आता है सेकेंड ईयर। तो आप लोगों ने वो 3rd ईयर, बीएससी के 3rd ईयर में ही या 4th ईयर में ही आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप लोग को क्या करना है। तो फिर जो आप लोग को जॉब के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग हो गया, CGL, CHSL, जिसका भी हो गया, वो लोग 1st ईयर से 2nd ईयर से वो लोग उसका ही प्रिपरेशन करते हैं। एंड जिन लोगों को अच्छे से फर्दर स्टडीज के लिए पढ़ना है, PhD के लिए पढ़ना है, उस रिसर्च लाइन में जाना है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, बीएससी के टाइम में ही जो उन लोगों ने जो इसको एंट्रेंस एग्जाम दिया था ना,
ICAR का PG का एग्जाम, तभी वो लोग अपना बहुत मतलब ट्राई करते हैं कि अपना बेस क्लियर करने का। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगी कि जब आप लोग BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में जब आप लोग MSc का एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है, ऐसा नहीं। अगर आपको फर्दर स्टडी करना है तो फिर आप लोग उधर ही बेस क्लियर कीजिए। अगर आप लोग तब बेस क्लियर नहीं करेंगे तो फिर MSc में आके आपको करना पड़ेगा। करना तो आपको पड़ेगा ही, तो फिर तब पढ़ो या अब पढ़ो। इफ यू आर MSc स्टूडेंट, ओके, सो आप MSc में भर्ती हो चुके हो, अभी आप लोग क्या करोगे? सो ये बहुत अच्छा मतलब सजेशन है। मुझे फर्स्ट ईयर में नहीं पता था, अगर पता होता तो फिर मैं पहले ही पढ़ती। तो फिर MSc में होते होते क्या हो सकता है कि आप लोग 2 एग्जाम दे सकते हैं। एक होता है आपका UGC नेट, ठीक है, और एक होता है आपका CSIR नेट। नेट मतलब क्या कि नेट एक ऐसा एग्जाम होता है जो कि प्रोफेसर्स कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए एक एग्जाम होता है जो कि आपको पास करना होता है। अगर वो एग्जाम अगर आपने पास नहीं किया है तो फिर आप लोग प्रोफेसर नहीं बन सकते किधर भी। तो ये आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो फिर आपका जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पर्टिकुलरली जो वही सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, तो फिर वो लोग ये CSIR नेट देते हैं, ठीक है। और आप भी दे सकते हैं अगर आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग अच्छा है तो फिर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाले इसमें देते हैं ये नेट। और ये जो एग्जाम है ना, इसको ही JRF बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि JRF क्लियर हो गया इसका, तो फिर ये MSc के बाद जो एग्जाम आता है इसको बोलते हैं JRF। ओके, सो वो वाला पहला नाम था, लेकिन आप लोग जब MSc में आओगे तो MSc में आप लोगों को बोलेगा कि JRF एग्जाम, तो JRF मतलब इसका ही बोलते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल वाले जो लोग हैं ये ज्यादातर सॉइल साइंस वाले UGC नेट देते हैं, क्योंकि सॉइल साइंस मतलब, और UGC नेट किस में देते हैं? जो सब्जेक्ट्स है वो है आपका इन्वायरमेंटल साइंस, क्योंकि ये आपका कॉमन एग्जाम है। ये आपके जो एग्रीकल्चर नहीं है सब्जेक्ट्स वो भी लोग देते हैं, तो फिर ये कॉमन सब्जेक्ट्स है। तो फिर इसीलिए जो UGC नेट है ये ज्यादातर आपका सॉइल साइंस वाले देते हैं, लेकिन आप लोग वेजिटेबल साइंस या फ्रूट साइंस या कोई भी लोग ये दे सकते हैं। तो फिर आप लोग अगर MSc में है, फर्स्ट ईयर में है, तो फिर आप लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले इसका था कि आप लोग अगर पहले क्वालिफाई कर लिए ना, फर्स्ट ईयर में ही आप लोग क्वालिफाई कर लिए, तो फिर ये आपका ये फिक्स कर देता है कि तो हाँ, ये जो UGC नेट या CSIR नेट ये हम लोग देते क्यों है? ये देते हैं ताकि हम लोग जब PhD करेंगे MSc के बाद, तब हम लोग का पक्का स्कॉलरशिप हो जाए। ज्यादातर इसीलिए देते हैं कि हम लोग का स्कॉलरशिप हो जाए। तो फिर इसमें जो UGC नेट या CSIR नेट देके जो पैसा मिलता है ना स्कॉलरशिप, वो जो आपका ICAR का जो स्कॉलरशिप होता है PhD में, उससे भी ज्यादा होता है। ICAR का स्कॉलरशिप और इसका स्कॉलरशिप अलग है, ठीक है। तो फिर ज्यादातर इसी के लिए देते हैं। और एक होता है क्या कि आपका नेट से आप लोग का जो प्रोफेसर्स बन सकते हैं वो उसके लिए देते हैं, मतलब कि स्कॉलरशिप PhD के लिए, और एक है प्रोफेसर्स बनने के लिए, प्रोफेसर्स क्वालिफाई होने के लिए। क्योंकि आप लोग MSc में पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद तो आप लोग को जॉब के लिए तो आप लोग कॉलेजेस में जाएंगे कि मुझे प्रोफेसर्स बनना है, तो तब आप लोग को तो ये क्वालिफाई चाहिए। तो फिर पहले ऐसा होता था कि अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में ही अगर आप लोग क्वालिफाई कर लिए तो फिर यू आर क्वालिफाइड। आप लोग को जब आप लोग PhD में पढ़ेंगे तब भी आपका होगा, लेकिन अभी ये रूल चेंज हो गया है इस साल। सो ये आप लोगों का UGC नेट या CSIR नेट ये सेकंड ईयर में ही आपका कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड ईयर में रहते रहते अगर आपने कंप्लीट किया, सो आप लोग को PhD में ये मिल जाएगा या फिर आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो ये तो एग्जाम देने के बाद ना 2 चीज होता है कि यू हैव क्वालिफाइड नेट बट नॉट JRF। मतलब कि तुम्हारा नेट तो क्वालिफाई हो गया लेकिन JRF नहीं हुआ। JRF मतलब ये याद रखना कि JRF मतलब स्कॉलरशिप, इससे याद रखो कि स्कॉलरशिप मतलब कि तुमने नेट मतलब तुमने प्रोफेसर्स होने वाला वो तो तुमने ये कर लिया है कि तुम अब प्रोफेसर्स के लिए तुम एलिजिबल हो, लेकिन तुम्हारा जो स्कॉलरशिप वाला है PhD में जाने के लिए तुम्हें जो स्कॉलरशिप मिलेगा तुम्हें वो नहीं मिलेगा। सो ऐसा हो सकता है कि तुमने नेट एग्जाम देखा, और ये जो JRF स्कॉलरशिप है ना ये बहुत मतलब कि हाई रैंक वाले को ही मिलता है, तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आपका नेट क्लियर हुआ लेकिन JRF क्लियर नहीं हुआ। तो फिर इसीलिए और एक होता है कि नेट विथ JRF, कि तुम्हारा नेट तो क्लियर हो चुका है लेकिन तुम्हारा टॉप रैंक था इसलिए तुम्हें JRF भी मिल गया है। आई थिंक आई एम नॉट मेकिंग यू मोर कंफ्यूज। ओके, सो ये हो गया आपका। तो ये UGC नेट और CSIR नेट क्यों देते हैं वो पता चल गया। सो फर्स्ट ईयर से ही आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि आप लोग दे सके। और ठीक है, और ये जो एग्जाम है ना ये बहुत अच्छा है क्योंकि साल में ये 2 बार होता है, साल में 2 बार इसका एग्जाम्स होता है। सो एक बार नहीं हुआ तो आप लोग फिर से दे सकते हो, एटलीस्ट प्रिपरेशन मतलब कि ट्रायल तो दे सकते हो ना अभी। तो फिर एक हो सकता है ये, और एक हो सकता है कि MSc में पढ़ते पढ़ते आपको जॉब का प्रिपरेशन करना है तो करो, फिर आपका बैंकिंग ये वो करो और उसके साथ साथ आपका MSc का प्रिपरेशन करो। या फिर एक हो सकता है कि आपको PhD करना है, और PhD करना है तो फिर अच्छे कॉलेज में करना है। और ये मैं बोलना भूल गई थी पहले कि एग्रीकल्चर का एम्स मतलब कि एम्स जैसा है ना कि टॉप कॉलेज ऑफ डॉक्टर्स, वैसे ही है एग्रीकल्चर के लिए वो है आपका IARI न्यू दिल्ली। ओके, तो ये है आपका टॉप कॉलेज। तो इसमें अगर ये सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को ही मिलता है, और MSc PhD में पूरा अलग होता है। जैसे कि BSc में भर्ती कितना होता है 45 90 ऐसा करके स्टूडेंट्स भर्ती होता है, लेकिन MSc में एक कॉलेज में सिर्फ 4 5 एक डिपार्टमेंट में
जैसे कि फ्रूट साइंस में सिर्फ 5, सिर्फ 4 ऐसा करके भरते होते हैं। क्यों? क्योंकि एमएस सर्च करना होता है ना, तो एक साइंटिस्ट के अंडर होते हैं, तो फिर एक साइंटिस्ट सिर्फ 2 ही स्टूडेंट को ले सकते हैं। तो फिर ऐसा करके एक मतलब बहुत कम स्टूडेंट मिलता है। आपका 10th रैंक भी हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा चांस होता है कि आपको ये IRI दिल्ली ना मिले। और अगर आपको PhD जाना है तो व्हाट यू कैन डू, आप लोग क्या करोगे, अच्छे से पढ़ो। अगर आपको रिसर्च लाइन में जाना है तो फिर अच्छे से पढ़ो। किसके लिए? SRF, ठीक है, SRF जो कि है आपका PhD करने के लिए जो एग्जाम होता है ICAR का, उसके लिए आप लोग पढ़ो, ठीक है। तो फिर ये अगर आप लोग ICAR, SRF, PhD इसके लिए अगर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर अगर अच्छा रैंक किया, टॉप रैंक किया, तो फिर क्या क्या हो सकता है, आपको IRI दिल्ली मिल सकता है, और क्या हो सकता है, आपको ICAR का स्कॉलरशिप मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले अगर UGC नेट क्लियर कर चुके हैं विद JRF अगर क्लियर कर चुके हैं, तो फिर ज्यादा तो पैसा उससे मिलेगा। तो फिर आप लोग क्या करोगे, IRI दिल्ली में तो पढ़ोगे, लेकिन आप लोग स्कॉलरशिप ICAR से ना लेके आप लोग UGC के स्कॉलरशिप लेंगे, तो फिर उससे आपको ज्यादा फायदा ना। तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर ICAR के थ्रू ये करेंगे तो फिर आपका ICAR का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ऐसा करके आप लोग PhD में घुस सकते हैं। या फिर आप लोगों का मन ये हो सकता है मुझे फॉरेन में करना है, तो फिर अगर आप लोगों को PhD फॉरेन में करना है तो फिर उसके लिए फिर से मैंने जो बोला था आप लोगों को क्या वो रिलेटेड वीडियो देखिए, या फिर मैं आपको शॉर्ट में बोलती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारा एप्लीकेशंस भेजना पड़ता है फॉरेन इंस्टीट्यूट में। आप लोगों को देखना पड़ता है कि क्या क्या है ना है, वो आप लोगों को देखना पड़ता है। और फिर आप लोगों को उधर एप्लीकेशन भेजना पड़ता है कि मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ, मुझे रिसर्च करना है आपके अंडर, सो ऐसा ऐसा करके फिर वो लोग आपका रिज्यूमे, ये वो सब लोग बहुत कुछ होता है, वो लोग आपको देखते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको PhD फॉरेन में मिलता है। तो ये फॉरेन में करने के लिए एक ICAR का एक स्कॉलरशिप भी होता है, जिसका नाम है आपका नेताजी सुभाष ICAR इंटरनेशनल फेलोशिप, जो कि आपका 3 ईयर के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन आपका PhD 5 ईयर का होता है, तो फिर आप लोग को जल्दी जल्दी उधर काम करके 3 ईयर में खत्म करके आपको आना है, वरना आप लोगों को वो जो ICAR का स्कॉलरशिप होता है वो सिर्फ 3 साल के लिए ही देते हैं। तो फिर ये फॉरेन करने के लिए भी मैंने वो सेम मैंने आप लोगों को बोला था, जो कि एग्जाम होता है TOEFL का, जो मैंने MSc के टाइम में बोला था वही है आपका। और एक एग्जाम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं UPSC क्या है, सबसे हार्ड एग्जाम है ऐसा टाइप का। तो फिर वैसे ही एग्रीकल्चर का UPSC लेवल, मतलब कि सबसे हार्ड जो होता है वो आपका ARS से क्या होता है, साइंटिस्ट। ये आपका टॉप मोस्ट ये है, इसका सैलरी भी बहुत ज्यादा होता है, 1 लाख ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। तो फिर इससे आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं। पहले ऐसा था कि आप लोगों को ARS बनने के लिए, ARS का एग्जाम देने के लिए आप लोगों का PhD क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी उसको चेंज करके MSc भी क्राइटेरिया कर दिया है कि आप लोग अगर MSc कंप्लीट हो चुका है आपका, तो फिर MSc के बाद आप लोग एलिजिबल है करने का, ठीक है। तो फिर MSc के बाद भी आप लोग एलिजिबल है कि आप लोग PhD के लिए पढ़िए या फिर आप लोग ARS के लिए पढ़िए, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ एग्जाम होता है, इसमें आप लोगों का इंटरव्यू होता है, रिटन एग्जाम होता है, इसीलिए इसको टफ बोलते हैं कि रिटन लिखना है, 3 घंटे में आप लोगों को पूरा पेपर लिखना होता है, ठीक है। सो ARS के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सो आप लोग PhD में भर्ती हो गए, सो फिर PhD करते करते आप लोग ARS के लिए पढ़ सकते हैं, या फिर PhD के बाद आप लोग आपका अगर जॉब अभी भी नहीं हुआ है तो फिर आप लोग जॉब के लिए पढ़ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए पढ़ सकते हैं, या फिर कोई अगर गवर्नमेंट का अगर कोई वैकेंसी निकला तो आप लोग उसके लिए पढ़ सकते हैं। ये बताना भूल गई थी कि आपका जो ARS है, ARS से आप लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। एंड ARS जो है ये ICAR कंडक्ट नहीं करता है, ये अलग है पूरा, ठीक है। सो ये ARS से आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं। या ARS का भी और एक होता है जो कि आपने UGC नेट वाला देखा था, वैसा ही है, लेकिन ये ARS भी का है, ठीक है। ARS भी नेट, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया सो यू आर क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ प्रोफेसर, ओके। और इससे ही होता है कि आपका SMS STO, मतलब कि ये ARS का ही एग्जाम होता है, लेकिन अगर आपका लो रैंक में है तो फिर आपका ये SMS STO, मतलब कि जो कि आप लोग देखते हैं ना कि लैब में टेक्नीशियन होते हैं, तो फिर वैसा ही टाइप का आप लोग को ये जॉब मिलता है ARS देखिए। I forgot to tell you this, so I added this video, okay? So I hope कि आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा। आई डोंट नो कि मैंने आप लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू मिला। सो अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प हुआ सो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। एंड मैंने इतना एफर्ट देके बनाया है, सो प्लीज ऐसे ही आप लोग ऐसा देख के मत चली जाइएगा। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड कमेंट एंड लेट मी नो कि ये कैसा वीडियो था। अगर आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा, अगर आप लोगों ने कुछ भी पता चला आप लोगों को, सो प्लीज subscribe and like, okay, bye bye।